नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक पर सियासत तेज है। एक तरफ कांग्रेस धर्मकोट से आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रही है, वहीं जिसमें जीतू पटवारी सभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा की जीवन गाथा को पाठ्यक्रम में जोड़ने की घोषणा की। दोनों दल खुद को आदिवासी हितैषी बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर दशकों से योजनाएं बन रही हैं तो अब तक विकास क्यों नहीं हुआ। क्या ये यात्राएं और घोषणाएं से वोट बटोरने की रणनीति है? अब फैसला जनता के हाथ में है। वादों पर भरोसा करें या हकीकत पर सवाल उठाएं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। जनजाति पर जनमत का वार, योजना या चुनावी जुमला, सियासत बनाम सच्चाई, कहां है असली विकास? मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित की रक्षा का दावा करते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने धूलकोट में आदिवासी अधिकार यात्रा का आयोजन किया है। इस यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस अवसर पर सभी को संबोधित उन्होंने किया। उनका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को उजागर करना है। जीतू पटवारी ने पहले भी आदिवासी हितों की वकालत की है। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग उठाई, जिससे आदिवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता मिल सके। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि 1,05,000 से अधिक सरकारी पद खाली है, फिर भी आदिवासी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। पटवारी ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार में आदिवासी जमीनों पर अवैध कब्जे बढ़े हैं, साथ ही बांध और सेंचुरी के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि यात्रा आदिवासियों के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाएगी। पार्टी का कहना है कि वो संविधान की रक्षा और आदिवासी हकों के लिए संघर्ष करेंगे। दूसरी ओर ये भी सच है कि राजनीतिक दल चुनावों के दौरान आदिवासियों को लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रयास वास्तव में आदिवासियों के जीवन में बदलाव ला पाए हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने घोषणा की कि आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जीवन गाथा को अब स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उनका कहना है कि इससे युवा पीढ़ी को बिरसा मुंडा की संघर्ष और बलिदान के बारे में पता चलेगा। भाजपा सरकार भी खुद को आदिवासी हितैषी बताती है। सरकार का दावा है कि उन्होंने आदिवासियों के लिए कई योजनाएं लागू की है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर दोनों दल वाकई आदिवासी हितैषी है तो आज भी आदिवासियों के लिए नई योजनाओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतने वर्षों में आदिवासियों का समग्र विकास क्यों नहीं हो पाया? आदिवासी समुदाय आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों में पीछे है। सरकारी छात्रावासों की हालत जर्जर है। छात्रवृत्ति घोटाले ने आदिवासी छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। आदिवासी महिलाओं के लापता होने की घटनाएं भी चिंता का विषय है। दोनों ही दल आदिवासियों को रिझाने में लगे हैं। कांग्रेस अपनी आदिवासी अधिकार यात्रा से समर्थन जुटाना चाहती है, वहीं भाजपा पाठ्यक्रम में बदलाव और योजनाओं के जरिए अपनी छवि मजबूत कर रही है। अब जनता का फैसला महत्वपूर्ण होगा। लोग किसे समर्थन देंगे, ये आने वाला समय बताएगा। आदिवासियों के वास्तविक विकास के लिए ठोस कदमों की जरूरत है, केवल वादों और यात्राओं से समस्या हल नहीं होंगी। डेस्क रिपोर्ट, डीएनए। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले एक बार उनसे आपको परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों को ही बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वंदना जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कल का कार्यक्रम था, उन्होंने बिरसा मुंडा की जीवन गाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम आदिवासियों के हित में कार्य करते हैं। क्या कहेंगी आप और क्या लगता है कि कितना समर्पण है आदिवासियों की तरफ भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, इसलिए कांग्रेस को आदिवासी अधिकार यात्रा निकालनी पड़ रही है। मेरी आवाज आपको पहुंच पा रही है? जी 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 वंदना जी, मुझे आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव आदिवासी कल्याण का कार्य किया है, आदिवासी क्षेत्रों में कार्य किया है और पैसा कान आके हमने जल, जंगल, जमीन का अधिकार दिया। आपने देखा जब हम नेतृत्व की बात करते हैं तो हमने हमेशा अपनी आदिवासी बहनों को, आदिवासी बंधुओं को मौका दिया। आप देखिए किस प्रकार से हमने देश की प्रथम नागरिक एक आदिवासी महिला को बनाया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ कहती नहीं है, आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्य करती भी है। उसके बाद आप देखेंगे जितने भी आदिवासी क्षेत्र है उन पर हमारा विशेष फोकस रहता है। हमने जितने भी बड़े बड़े स्टेशन है, बस स्टैंड है, उनके नाम भी अपने गौरवशाली जो हीरोज हैं उनके नाम से रखे हैं। रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा भील, इन सबको गौरवान्वित करने का काम किया है। और देखिए जिस प्रकार से जो आदिवासी कल्याण का जो कार्य होता है उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम आदिवासी को के कल्याण की बात करें, उन्हें गौरव प्रदान करें और गौरव प्रदान करने का कार्य सदैव भारतीय जनता
पार्टी की सरकार ने किया है, मुंडा जी की जयंती बनाना, चाहे उनकी शौर्य गाथा को पाठ्यक्रम में लाना हो, ये सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। साथ ही साथ जिस प्रकार से हम आदिवासी अंचलों में अपने कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, उनकी जनहितैषी योजनाएं लेकर आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी भाई बंधु हैं वो भी मुख्य धारा से जुड़े, और वो जुड़े भी हैं। और आपने देखा नेतृत्व करने का काम भी सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्षों के रूप में, पार्षदों और संगठन में भी विभिन्न आदिवासी जो हमारे भाई बंधु है वो कार्य कर रहे हैं। तो आदिवासी कल्याण का कार्य हम कहते नहीं है, करके दिखाया है। जी ठीक है, अंबिका जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से बन्ना जी कह रही हैं कि हमने तो आदिवासियों के हित में तमाम कार्य किए हैं और आदिवासियों के बारे में हमेशा हम सोचते हैं, तो फिर आपको आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अंबिका जी, अंबिका जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए अंबिका जी से हम संपर्क कर रहे हैं उतनी देर में, तब तक मैं एक बार, अंबिका जी क्या कनेक्ट हो गए हमारे साथ? अंबिका जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? अंबिका जी जी बोल रहा हूँ। जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ ठीक है, आपसे मेरा सवाल है, देखिए अभी जिस तरह से वंदना जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि हम आदिवासियों के हित में हमेशा सोचते हैं, आदिवासी के हित में हमेशा हम कार्य करते हैं, उनके लिए योजनाएं लाते हैं, तो फिर कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ रही है आदिवासी अधिकार यात्रा की? जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, लगभग 22-23 साल हो गए हैं। तब से लेके अब तक इन्होंने आदिवासियों की घोर उपेक्षा की है। आदिवासियों के लिए जो भी योजनाएं इन्होंने संचालित की हैं वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। आज सबसे ज्यादा समस्या आदिवासी वर्ग में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की है, और ये लोग केवल और केवल आदिवासी वर्ग के बीच में अपना वोट तलाशते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अब ये टंटिया मामा और अभी एक आदिवासी और नेताजी, उनका माने जो हमारे आदिवासी जिनको आराध्य मानते हैं उनकी तरफ अब इनका ध्यान जा रहा है। ये सब केवल छद में इनका स्वरूप है। ये पाठ्यक्रम में भी अब आदिवासी जो इनके प्रतिमान हैं उनको समाहित करने जा रहे हैं। तो केवल और केवल वोट की राजनीति इनकी है। 22 साल से क्या कर रहे थे, 22 साल पहले भी इनको पाठ्यक्रम में इन जो आदिवासियों के प्रतिमान हैं, जो आराध्य थे, उनको लाया जा सकता था, लेकिन नहीं लाए। आपको पता होगा, जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, आदिवासी वर्ग को विकास की मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया था। SC ST को रिजर्वेशन की हमने व्यवस्था की थी, और बहुत समय तक आदिवासी वर्ग को पर्याप्त हमने प्रतिनिधित्व दिया, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायतों में, नगर निगमों में, और जहां जहां जब जब आवश्यकता पड़ी इस वर्ग की पूरी तरह से हमने ईमानदारी से चिंता की और आगे बढ़ाने के अवसर इनको प्रदान किए। लेकिन ये लोग केवल और केवल एक द्रौपदी मुर्मू का नाम ले लेकर और बाकी सब इनका केवल देश के राष्ट्रपति को एक वोट का प्रतीक बता रहे हैं। केवल ये कह रहे हैं हमने राष्ट्रपति बना दिया है तो आदिवासियों का कल्याण होगा। ये कोई बात हो गई है क्या? और आप ये बताइए, मध्य प्रदेश आपने कितने आपके मध्य प्रदेश में मंत्री हैं आदिवासी, केवल विजय साय को छोड़कर? कितने आपने और तमाम संगठन में आदिवासी लोगों को लिया हुआ है? बनाइए आप प्रदेश का अध्यक्ष, हम तब मान जाएंगे कि हाँ आप में है क्षमता। देश का राष्ट्र का अध्यक्ष बनाइए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, तो मान जाएंगे कि हाँ आप कर रहे हैं। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, केवल और केवल आदिवासियों की बात करके आप वोट कबाड़ना चाहते हैं, उनको गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए उनकी घोर अपेक्षा से हम को देखकर हम लोग आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और आदिवासी वर्ग में चेतना पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तब तक राजीव जी आपके पास आऊंगी मैं। दोनों को ही आपने सुना कि राजनीतिक दल दोनों ही, अगर हम बात करें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही अपने आप को आदिवासी हितैषी बता रहे हैं।
दोनों ही कह रहे हैं कि हम आदिवासियों को लेकर काफी सोच रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ वंदा जी का कहना है कि हमने तमाम योजना लाई है और तमाम कार्य किए हैं, लेकिन अंबिका जी कह रहे हैं कि हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं और इसी के लिए हम आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए ऐसा है कि आदिवासियों के लिए कोई सरकार रही हो, काम दोनों सब सरकारों ने किए हैं। प्रश्न ये है किसने ज्यादा काम किया, किसने कम किया, किसकी ज्यादा दायित्व था। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भारत का सबसे ज्यादा आदिवासी प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है। इसकी जनसंख्या है 2011 के अनुसार इसमें 1.53 करोड़ थी और जो अब बढ़ के लगभग 2 करोड़ हो गई है एक अनुमान के अनुसार। जो 21% थी पहले, अब 22% हो गई है। ये महत्वपूर्ण बात है। और इस आदिवासियों में सबसे ज्यादा संख्या जो भिलाला की है, उसके बाद गोंड समुदाय का आता है। इनमें इनकी 46 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति हैं, जिनमें प्रमुख हैं भिलाला, कोटकू, गोंड रहेगा। अब इसमें इतनी विकास खंड है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो अभी कह रहे थे कि साहब पहले सब एक आदिवासी मंत्री को बनाया और कोई है नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 47 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 35 सीटों पर 50% से अधिक वोटर जो है वो आदिवासी हैं और 82 सीटों पर आदिवासी की अहम भूमिका है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि आदिवासी वर्ग वो 47 जिसको बहुमत मिलता है वो उसकी सरकार बनती है। 2018 और 23 के चुनाव परिणाम से स्पष्ट होता है। लेकिन कांग्रेस ने 2018 में 47 में 21 सीट जीती थी, लेकिन वह 2023 में मात्र 22 सीटें ही जीत पाई थी, इसलिए इसकी सरकार नहीं बनी थी। एक बात जो है आदिवासी मंत्री की जो बात की जा रही है कि वही कांग्रेस है जहाँ पे वसंतराव ईके को पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड के दबाव के चलते वो 14-15 वोट से हारे थे। तो हाईकमांड का भरोसा श्यामचंद्र शुक्ल को था। इसलिए ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। यहाँ हमारे बैतूल के आदिवासी को केंद्र में मंत्री बनाया गया दुर्गादास ईके को, और कमलनाथ की सरकार ने भी काम किए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, यदि आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह के समय 2006 में वन अधिकार अधिनियम बनाया गया था और यह वो अधिनियम था जिसके अंतर्गत जल, जंगल, जमीन के आदिवासी के अधिकार को कानूनी मान्यता दी गई थी। यह कानून जो है आदिवासियों का वन भूमि और संसाधन और व्यक्तिगत अधिकार को प्रदान करता था। आदिवासी की जो प्रमुख मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इनकी पहली मांग थी कि 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार समिति CSC का गठन हो और इसके राज्य जगह पर अधिसूचना के व्यक्ति की नियुक्ति होना चाहिए। दूसरी मांग ये थी कि अनुसूचित क्षेत्रों से निकलने वाला अर्जित आय का 30% हिस्सा क्षेत्रीय ग्रामीण सभा को विकास और घाटियों को मजबूत करने के लिए दिया जाना चाहिए। ये दोनों मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन यदि हम तुलनात्मक रूप से यदि हम करें तो वन अधिनियम लागू करने के बाद जो कांग्रेस की सरकार ने 2.5 लाख दावों की मंजूरी दी और 2.5 लाख लगभग 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि विकसित की गई। वहीं भाजपा की सरकार ने इस काम को तेजी से किया और 3.5 लाख दावों को मजबूती दी और 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को विकसित की। तो और पेशा कानून को सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि पेशा कानून लागू करने में इनको 25 साल लग गए। 2022 में लाया गया और पेशा कानून जो इनकी पहचान थी आदिवासियों के लिए लाया गया था, उसको लागू करने में 25 साल लग गया। इसलिए किसी एक सरकार को आरोप लगाना, किसी क्रेडिट लेना, दोनों ही गलत है। हर आदमी अपने कम ज्यादा अपने किए हैं। यदि आदमी भाजपा की हम बात करते हैं तो उन्होंने आदिवासियों में पैठ के लिए बहुत बड़े बड़े आयोजन किए, चाहे बिरसा मुंडा जयंती की बात हो, चाहे चिंता मामा की शहादत की बात हो, चाहे आदिवासी भोपाल अभिमन्यु का नाम बदलने की, रानी कमला रजिस्ट्रेशन करने की बात हो, चिंता मामा की तकरीबा लगाने की बात हो, ये सब महत्वपूर्ण काम उन्होंने किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो दोनों के लिए अभी महत्वपूर्ण चैलेंजेबल है तो जैज का उत्थान। ठीक है राजीव जी। ठीक है अंबिका जी, आपने सुना जिस तरह से भी राजीव जी ने कहा, क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इस वर्ग की चिंता की है और इस वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है और हमेशा कांग्रेस आदिवासी वर्ग को
आगे बढ़ाने में हमें एक अग्रणी भूमिका में रही है। जैसे ही देश आजाद हुआ था, हमारा सबसे पहले इस वर्ग की तरफ ध्यान गया, अनुसूचित जाति की तरफ ध्यान गया। आपको याद होगा अधिकांश हमने जो बजट के प्रावधान किए तो वो ज्यादा से आदिवासी ज्यादा क्षेत्रों में नेतृत्व किए। खड़ा करिए ना। अब नेतृत्व आपने अभी हमने- थोड़ी देर नेतृत्व पहले कहा कि आपने हम थोड़ी देर आपको- पहले कहा कि द्रौपदी मुर्मू का नाम बार बार ले लेके भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेती है, तो आप भी ऐसे कुछ नाम लाइए सामने जिससे आप भी क्रेडिट ले सकें। बहुत सारे प्रदेश में हमने अध्यक्ष बनाए हैं अपनी पार्टी के। अभी भी हमारा दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपको पता होगा हमने प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, सुभान सिंह सोलंकी जी थे, कांतिलाल भूरिया जी अभी काफी बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तमाम आदिवासी उमंग सिंगार हमारे, आपको पता होगा कि उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हैं और कितने बड़े पद हम दे सकते हैं। कब हमने तो हमेशा इस वर्ग की का ख्याल किया है, इस वर्ग की हमेशा इज्जत की है। हम तो कहीं भी इस वर्ग की उपेक्षा सोच भी नहीं सकते। आदिवासी वर्ग इतना पवित्र और पावन वर्ग होता है कि जिसमें केवल और केवल ये सेवा करता है, प्रकृति के नजदीक रहता है और हमेशा अपने उसमें रहता है, अपनी संस्कृति में रहता है और अपनी ही धुन में रहता है। इन्हें तमाम खुरापात आते नहीं है जैसे अन्य लोगों को आते रहते हैं। ये वर्ग बड़ा सीधा साधा वर्ग है लेकिन सच्चा वर्ग है। तो फिर कल मुख्यमंत्री ने कहा है जिस तरह से कि बिरसा मुंडा की जीवन गाथा जो है पाठ्यक्रमों में भी हम तो ये कह रहे हैं, तो क्या सहमत नहीं है? विनम्रता से मेरा निवेदन है, 22 साल हो गए हैं, इसके पहले क्या हो गया था इनको? 22 साल पहले भी तो बिरसा मुंडा की को पाठ्यक्रम में ले सकते थे महापुरुषों को, जो आदिवासियों के महापुरुष। पुराना मत देखिए ना अंबिका जी, पुराना तो फिर दाग दोनों के ही दामन में है, लेकिन अभी प्रेजेंट देखिए ना। अगर प्रेजेंट योजना अच्छी लग रही है तो उसकी तारीफ, उसके समर्थन तो दे सकते हैं, तारीफ मत करिए लेकिन समर्थन तो दे सकते ना कि हाँ ठीक है ये आपकी अच्छी योजना है। ये कहना तो गलत है आपने कुछ नहीं किया, हम तो हितैषी हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं बस। अच्छी बात है, लेकिन जो सब वोट की राजनीति है, वोट कमाने के लिए कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपति का बार-बार नाम कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं चाहिए मतलब? हमने भी कई दलित राष्ट्रपति बनाए हैं देश में, ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हो। नहीं ठीक है, वही अभी राजीव जी कह रहे थे, राजीव जी अभी कह रहे थे। देखिए वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको तमाम एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर ही उन्होंने कहा है जी, उन्होंने कहा है कि दोनों ही दलों ने, उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है कि दोनों ही दलों ने कार्य किए हैं आदिवासी वर्ग के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने ही किया है। सृष्टि जी, आज सबसे ज्यादा कुपोषण की स्थिति आदिवासी वर्ग में क्यों? इतना पैसा जा रहा है, इतना उनकी इस पर ये तो आप दोनों ही प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए कि अगर आप दोनों ही इतनी योजनाएं ला रहे हैं, आदिवासी हितैषी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी हो इतनी हितैषी है, तो आज क्यों आदिवासी वर्ग पिछड़ा, क्यों उनके लिए अभी भी योजनाएं लानी पड़ रही है? वंदना जी एक छोटा सा कमेंट आप दे दीजिए, आपने दोनों को ही सुना, अंबिका जी को भी राजीव जी को भी, एक कमेंट दे दीजिए। वंदना जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। अंबिका जी आप कह रहे थे, आप तब तक अपनी बात जारी रख सकते हैं। हमारा निवेदन ये है कि सरकार की सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार में है, अच्छी योजनाएं सरकार आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए ला सकते हैं। उनकी योजनाओं की मॉनिटरिंग अच्छी तरह से करें, समग्र विकास हो इस वर्ग का, समाज की मुख्य धारा से जुड़ें, अवसर इन्हें पर्याप्त मिले और इस जो आदिवासी वर्ग के अंदर एक अनंत ऊर्जा है, एक शक्ति है, उसका उपयोग राष्ट्रीय विकास में हो सके, ये होना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। और इसके लिए एक इच्छा शक्ति जागृत करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो भी योजनाएं आती हैं वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। पैसा बहुत सारा आता है लेकिन उसके परिणाम नहीं दिखाई देते हैं। तो कम से कम कहीं ना कहीं तो कोई कमी है, इस पर विचार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर उनको पाठ्यक्रम में आप कर रहे हैं, स्वागत योग्य बात है, बढ़िया बात है। और ऐसे विभिन्न वर्गों के जो महापुरुष हुए हैं उनको समाज को की नई पीढ़ी को जानने का हक है, उनकी सेवाओं को जानने का हक है, राष्ट्रीय विकास में क्या भूमिका है, आजादी के में क्या भूमिका है, जानती समझेगी अच्छी तरह से, अच्छा रहेगा। हेलो ठीक है अंबिका जी, सुना मैंने आपको। राजीव जी का वंदना जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तब तक राजीव जी एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगी। आपने भी अंबिका जी को सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कितनी हितैषी है और आदिवासी अधिकार यात्रा जो है निकाल रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? उनकी बातों को आपने सुना, एक कमेंट दे दीजिए। मेरा यात्रा निकालना अपनी जगह, मेरा इतना ही कहना है कि दोनों पार्टी से पहले है कि पैसा एक जो 1996 में लागू हुआ था, जो आदिवासियों के लिए उनकी पहचान है, वो
जंगल और जमीन का अधिकार देता है, जी। उसको लागू करने में 2022 में लागू हुआ। दोनों सरकारें रही, भाजपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही, जी एक किसी ने लागू इतने साल नहीं किया। बिल्कुल। इसलिए एक बात ये, दूसरी बात जो आप आदिवासियों की मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की शिवानी सिंह सोलंकी की, मैंने पहले भी कहा कि वसंतराव ईश्वर को सबसे पहले मौका मिला था मुख्यमंत्री बनने का। अरे एक बात को जब कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिला आदिवासियों का, तब तो आदिवासियों को ख्याल किया नहीं उन्होंने। अब आज आदिवासी की बात कर रही है, और ये जो बात है कांग्रेस की जो गलती है, ये भाजपा के लिए भी थोड़ा लेने की बात है कि आज जब भाजपा को भरपूर समर्थन मिल रहा है आदिवासियों को, तो उनको भी ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं हमें उनको भी प्रदेश का नेतृत्व देने की कभी न कभी आवश्यकता है, क्योंकि बगैर उनके सहयोग के सरकार बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल राजीव जी, मैं भी सहमत हूँ आपसे कि अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उस वक्त आदिवासी वोट बैंक जिनको समर्थन मिल रहा था, अगर उस वक्त थोड़ा और अलर्ट हो जाती और आदिवासियों के हित में सच में धरातल पर कार्य करने लगती, तो शायद ये वोट बैंक पिछड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। हालांकि अब तैयारी दोनों ही दल पूरी कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में भी समय है और जनता किसका समर्थन देती है देखने वाली बात होगी। इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वंदना जी आपका बहुत धन्यवाद, राजीव जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दोनों ही दलों की, चाहे हम बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की, दोनों ही अपने आप को आदिवासी हितैषी बता रहे हैं। लेकिन आज इतने साल बाद जहां हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, उस वक्त भी हमें आदिवासियों के लिए बार बार योजनाएं लानी पड़ रही हैं। और क्योंकि ये वर्ग आज भी पिछड़ा है, दोनों ही दल अपने आप को आदिवासियों के हितैषी तो बता रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या है, आज भी वो वर्ग पिछड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो बातें की जा रही हैं कि इनके उत्थान के लिए तमाम कार्य किए जाएंगे, क्या सच में वो किए जाते हैं और क्या सच में उनका लाभ इन आदिवासी वर्ग को मिलता है, ये समय बताएगा। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।